अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करके मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होते हैं और आपके पास आते हैं आपसे बातचीत करने, आपसे उन सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए जो इस वक्त माशरे में फैल रही हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से या मोहब्बतों के हवाले से, या क्या खाया, क्या पकाया, वीकेंड कैसा गुजरा और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और अपने बच्चों के साथ किस तरह से आपका एक जो पूरा दिन होता है वो गुजरता है। तो जनाब, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम जब भी अपने माशरे और अपने एम्बियंस की बात करते हैं तो उसमें एक ऐसी फ़िज़ा और एक ऐसा मुअत्तर फ़िज़ा कुछ समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस तरह के फ़िज़ा हो जिसमें इंसान सांस ले तो उसके अंदर कसाफ़तें ना जाए और उसके अंदर गंदगी ना जाए और एक खुले और पुरफ़िज़ा माहौल की कसाफ़तें आपके अंदर जाएं, ताकि वो आपको आपके अंदर के साथ रिफ़्रेश करें और आपकी ज़िंदगी में एक निखार पैदा लेके आए, आपकी सेहत में एक निखार पैदा लेके आए। लेकिन ये किस तरह से मुमकिन है, ये क्या पॉसिबिलिटी है ज़िंदगी में? हम अपनी चीज़ों को सबसे पहले हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पे प्रायोरिटी देना चाहिए, उसमें कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं। मैं जब भी बात करती हूँ आपसे, मैं हमेशा अपने घर के हवाले से सबसे पहले बात करती हूँ कि आप अपने रिश्तों में मोहब्बतें और प्यार पैदा करें और अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक़, अपने रिस्क का ताल्लुक़ और अपनी बरकतों का ताल्लुक़ इतना मजबूत होना चाहिए कि देने वाली ज़ात सिर्फ उसी की और वही आपको फ्लरिश कर सकता है। जब ये जो आपका एक यकीन अल्लाह के ऊपर होता है, तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी से जो गंदगियाँ हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर, आपका माहौल साफ़ होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ये है कि आपका जहन साफ़ होना शुरू होता है और मुअत्तर हो जाता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी की तरफ इंसान का जहन जाता है। जब जहन में और दिमाग में पीस होता है तो फिर आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके ऊपर आप तवज्जो दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने खाने पीने पे तवज्जो देते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल पे तवज्जो देना कितना ज़रूरी है, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देना कितना ज़रूरी है, अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देना कितना ज़रूरी है। और सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेहत के हवाले से। ज़िंदगी बड़ी नेमत है और सेहत उसकी सबसे बड़ी आला मिसाल है। अगर आपके पास सेहत है तो आप पढ़ भी सकते हैं, आप कमा भी सकते हैं, आप रिश्ते भी निभा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेहत ही नहीं है तो आप फिर अपनी ज़िंदगी को एक बोझ आपको खुद तसव्वुर लगने लगती है। और फिर इसी तरह से आप अपने बच्चों के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते तो फिर वही बच्चे आगे जाके किसी कमज़ोरी का शिकार होते हैं या किसी भी और मसाइल का शिकार होते हैं, या आप किसी ट्रॉमा में जाते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपके बच्चों को किसी को भी कुछ हो जाए। तो हमें ये जो वबाई अमराज होते हैं जो मौसम के साथ साथ चल रहे होते हैं, ये चारों मौसम में अलग अलग मौसम जब तब्दील हो रहे होते हैं तो किस किस्म की बीमारियाँ आती हैं और वो बीमारियाँ अपने साथ क्या क्या लेके आती हैं, इसके ऊपर फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है। अब वो बीमारियाँ क्या होती हैं? वैसे तो आप नॉर्मली देखें, मौसम बदलता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सब सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पोलन उड़ता है तो आपको एलर्जी के जो आस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको नए मसाइल होते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द और आसपास के माहौल में ये ज़रूर देखें कि कौन सा, और अपने आप को एजुकेट करें कि किसी भी आने वाले वक्त से पहले आप उस बीमारी से नबरद आज़मा हो सके या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। अब जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि सिंध भर में और कराची के हवाले से बात बताऊँ तो तशन्नुज या खुन्नाक यानी डिप्थीरिया की बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है। अब इसका पता कैसे चलता है? आपको पता ही नहीं लगता। नॉर्मली बच्चे को फ्लू हुआ या नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हुआ या फीवर हुआ, स्वलन थ्रोट हो गया या आपसे निगला नहीं जा रहा बच्चे को, या हाई फीवर के साथ आप बच्चे को लेके जाते हैं हॉस्पिटल और फिर उसके बाद ये पता चलता है, उसके टेस्ट होते हैं। अब ये इन्फेक्टेड डिजीज़ है, इसका तदारुक किस तरह से है ये मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध में 100 से ज़ायद बच्चों की अमात हो चुकी हैं और मेरे ख्याल में कोई 150 से ऊपर केसेस रिपोर्ट भी हो चुके हैं। और पिछले साल के हवाले से बात करूँ तो 50 से ऊपर बच्चों की बात हुई थी। अब ये इतनी बढ़ती हुई शरह, इसकी रीजंस क्या है? ये जरासीम किस तरह से माहौल में इस तरह से सर्कुलेट करते हैं, ये कंटेजियस है, ये कैसे लगती है एक दूसरे के साथ, इसी के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हमारा मकसद इस प्रोग्राम का, इस टॉपिक का यही है कि आप तक आगाही हो और आप तक इस चीज़ के बारे में इसको आपको समझने का मौका मिले और आप अपने और अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब मौजूद हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस में उनका एक बड़ा नाम है, अपना एक हॉस्पिटल भी इस पर काम कर रहे होते हैं और वही हमें बताएंगे कि बेसिकली ये है क्या। तो डिप्थीरिया की डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत? हम अगर बात करें तशन्नुज या खुन्नाश या डिप्थीरिया के हवाले से अगर बात करें तो डिप्थीरिया बेसिकली है क्या? देखें, जो डिप्थीरिया है वो बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका नाम है। ठीक है। और ये इन्फेक्शन जो है बहुत पहले से है और ये बच्चों में ख़ास तौर पे हो जाता है। एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है ये आपके गले में जाके
और इन्फेक्ट करता है। ये 4 टाइप्स का होता है। अच्छा। इसमें जो है जो उसकी टाइप्स हैं उसके अंदर एक कुटेनियस भी होता है, मैलिग्नेंस भी होता है, रिस्पायरेटरी भी होता है। बेसिकली डिप्थीरिया जो है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में खुन्नाक कहते हैं, अपनी जो ऑडियंस है उनके हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि खुन्नाक का जो मर्ज़ है ये प्रिवेंटिव डिजीज़ है ना। प्रिवेंटिव है? हाँ, प्रिवेंटिव है, क्योंकि हम वैक्सीन के थ्रू इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसकी वैक्सीनेशन होती है? अरे इसकी वैक्सीनेशन तो ज़माने पहले से होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो लग रही है जो है बिल्कुल अर्ली, जब अमेरिका के अंदर जब इसका एंडेमिक हुआ और बहुत ज़्यादा फैल गया ये, तो उस वक्त इसकी वैक्सीन जो है इनोवेट हुई और वैक्सीनेशन शुरू हुई। इस तरह हमने इसको इरेडिकेट किया पूरी दुनिया से ना। पाकिस्तान से भी ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है। लेकिन अब देखिए 100 लोगों देखिए को उसकी वजह है कि जो वो है ना रिफ्यूजल, हम वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं वैक्सीन को, तो उसकी वजह से ये दोबारा से एपिडेमिक। बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल को ले लें, बच्चा पैदा होता है तो उसकी वैक्सीनेशन कार्ड बनता है प्रॉपर, जो कि उसके ख्याल में 18 महीने तक वो वैक्सीनेशन चलती है। बेसिकली बहुत पहले हमने ये नाम बड़ा गर्दिश में रहा होता था जिसको कहा जाता था तशन्नुज या खुन्नाक। तो इस बीमारी के हवाले से बात करें, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपने कहा कि हम इसकी प्रिवेंशन, ये तरीक़ाकार होते हैं कि इसको पहले से जो वैक्सीनेशन इसकी करा दी जाती है या जो बच्चा पैदा होता है, तो मुझे एक तो वो टाइम बताइएगा कि किस टाइम पीरियड के दौरान लगा लेनी चाहिए, और उसके अगर वैक्सीनेशन हुई भी है तो क्या फिर वो उस बच्चे को डिप्थीरिया नहीं होता? देखें, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है और मैं अपनी पूरी जो है नेशन कौम से कहूँगा कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं, और वैक्सीन बिल्कुल फ्री मिल रही है इस वक्त। अच्छा। EPI के थ्रू आप जाएं, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, UCs के अंदर तमाम वहाँ पे वैक्सीन लग रही है। हर तकरीबन डिप्थीरिया नहीं, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन लग रही है, नमूनिया की लग रही है, इन्फ्लुएंजा की लग रही है, हेपेटाइटिस B की लग रही है। तो मल्टीपल वैक्सीन्स हमें मिल रही हैं जिनकी अगर हम कॉस्ट कहें तो वो हज़ारों में है। यानी एक शॉट वैक्सीन का कम से कम 10,000 रुपये का है। अच्छा। जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गवर्नमेंट दे रही है। तो आप जाएं, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। ये वैक्सीन भी शामिल है, ये हम लगवाते हैं तकरीबन 10 हफ्ते पे। यानी बच्चा जब 1.5 महीने का होता है, जब 2.5 महीने का होता है, फिर 3.5 महीने का होता है। तो ये मुख्तलिफ औकात में लगती है। हाँ, मतलब ये जो गैप है वैक्सीन का ना, फर्स्ट वैक्सीन तो हम BCG का देते हैं और साथ में पोलियो ड्रॉप देते हैं। फिर उसके बाद 1.5 महीने पे हम ये वैक्सीन देते हैं जिसके अंदर तकरीबन 6 वैक्सीन एक साथ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि फिर इतनी अमवात क्यों हो रही है? 100 के असल में अभी हम जब देख रहे हैं ना, तो ये उन बच्चों में ज़्यादा हमें मिल रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। अच्छा। तो मैं अपने पेरेंट्स जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, नेशनल TV के थ्रू उनको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएँ। वैक्सीनेशन में कोई हार्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ 20% जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़रा सा फीवर वगैरह हो जाता है या थोड़ा बहुत पेन होता है। भी जब आप लगवाते हैं कोई भी वैक्सीन तो आपको थोड़ा सा उसका थोड़ा हल्का फीवर होता है। ये कंबाइन है वैक्सीन, ये नहीं कि अलग से लग रही है। अच्छा, डिप्थीरिया, हाँ ये कंबाइन वैक्सीन है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस। जी मैं बिल्कुल कि अब अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं ली है तो क्या अगर उसको हो जाता है तो उसका क्लिनिकली ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ये तो फिर जो है उसकी एक तो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना, जो आपने अभी अपने प्रोमो में बताई थी कि उसके जो है सॉलन होगा, उससे निकला नहीं जाएगा, उसको सिम्टम आ जाएंगी, लो ग्रेड या हाई ग्रेड फीवर होगा, जो है उसके सॉलन हो जाएंगे, लिम्फ नोड उसकी बढ़ जाएंगी। फिर डॉक्टर जो है डायग्नोस करते हैं। इसकी जो पिकुलर डायग्नोसिस होती है वो थ्रोट के एग्जामिनेशन से होती है, जो कि पीडियाट्रिशियन का काम है। क्या इसका कोई टेस्ट भी होता है? हाँ, इसका टेस्ट होता है। अच्छा। और इसके डिप्थीरिया का कल्चर हम करवाते हैं और उसमें वो आइसोलेट हो जाता है, तो हमें कंफर्म हो जाता है। क्या कंटेजियस भी है? कंटेजियस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये फैलता है। अच्छा, और इंतहाई कंटेजियस डिजीज है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस ना, और लाइक कोरोना। क्योंकि इतनी कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीज हम उसको कहते हैं कि जो एक दूसरे से फौरन लग जाती है और वो एयरबॉर्न होती है, यानी हवा में, यानी किसी ने खांसी की या छींक आई तो वो फैल जाएगा, जो उसके अराउंड में होगा उसको इन्फेक्शन हो सकता है या हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। और जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वो तो हाई रिस्क पे चला जाएगा। तो ये ड्रॉप, अगर जिस घर में अगर हुआ तो बाकी के लोग भी, तो इंतहाई बच्चे या बड़े भी आ सकते हैं और बड़ों को भी हो सकता है। लेकिन बड़ों में होता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है यूजुअली, क्योंकि वो
कहीं ना कहीं उनको टकरा जाता है, फिर एंटीबायोटिक कवर वगैरह से उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर होती है। बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उनका एक्सपोजर जो है वो अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस बहुत कम होता है। अडल्ट जाते जाते हम लोग कर जाते हैं, लेकिन अडल्ट में भी होता है, ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज होते हैं ना, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो 60 प्लस पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी अमेरिका में हुआ, वहाँ अडल्ट में भी ये जो है आया, और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से उन्होंने वैक्सीनेशन की। और इसकी एक जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है ना, इसकी एक टॉक्सिन आती है, अगर किसी को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको जो है हो रहा है डिप्थीरिया डायग्नोस हो रहा है या सस्पेक्शन है, तो फिर हम उसको वैक्सीन वो एंटीटॉक्सिन देते हैं, तो उससे उसकी जो है सेफ्टी हो जाती है। बहुत कंटीजियस डिजीज़ है, बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए। 10 to 30% मोर्टिलिटी मीन डेथ। ओके। और तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि फिर घर में ये आपको कैसे पता लगेगा कि किस वक्त जाके आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है? क्योंकि नॉर्मली होता है ये कि अगर देखें, एक तो नॉर्मली घर में, मैं वैसे आम लोगों की बात बता रही हूँ कि जो पढ़े लिखे भी होते हैं, अगर थोड़ा गला ख़राब हुआ, फीवर हुआ, आपने पैनाडोल दे दी, आपने खुद ही एंटीबायोटिक भी शुरू कर लेते हैं, तो ये डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत हमारे यहाँ बड़ा सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट वेरी गुड आइडिया ना जी। सेल्फ मेडिकेशन या खुद से दवाई ना लें, ठीक है। और ख़ास तौर पे बच्चों में तो बहुत एहतियात करें। बच्चे अपनी जो चीज़ें हैं उनको बता नहीं पाते, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। बड़ा तो कह सकते हैं ना, मेरा दम घुट रहा है, यार मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, भाई मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। बच्चा थोड़ी बता पाएगा। तो बेहतर है कि आप करीब तरीन जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास जाएँ। ख़ास तौर पर बच्चों को तो पीडियाट्रिशियन को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि आम जनरल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो यूजुअली उनको इतनी नॉलेज नहीं होती बच्चों के मुतालिक जितनी पीडियाट्रिशियन को होती है। अगर नहीं है तो फिर भी आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प आउट करेगा। जो जनरल प्रैक्टिशनर हमारे बैठे हुए हैं उनके पास जाएं, वो कोई ना कोई मेडिकेशन करेगा। असल में इसमें एंटीबायोटिक अगर मिल जाती है वक्त पे तो हमें चांसेस है कि हम रिकवर कर जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं जिनकी तरफ आप जाते हैं? मायोकार्डिटिस हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। कोई? जी। ओहो, ठीक। और ये जो कौन सी ज़्यादा एज खतरनाक होती है इसमें बच्चों में? लेस देन 5 ईयर्स जो जितने भी बच्चे हैं वो रिस्की होते हैं, और फिर लेस देन 1 ईयर तो मोर रिस्की होते हैं। ओके, अच्छा। अब इसके बाद जब अगर आपके पास आया और आपको, आप जब उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, बच्चे को देखते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ होती है आपको क्लिक करती है कि जी नहीं? देखिए, हम तो एग्जामिनेशन करते हैं ना, उस एग्जामिनेशन के अंदर जो एक मेम्ब्रेन होती है, ग्रे मेम्ब्रेन, उससे हाँ, ग्रीन कलर की एक या हरे रंग की एक मेम्ब्रेन हमें नज़र आ जाती है। वो कोटेड आपके टॉन्सिल्स के ऊपर या जो फेरिंग्स है उसमें हमें नज़र आ जाती है, तो उसको हम कैच कर लेते हैं। वो उसमें और भी बीमारियाँ हैं, उसमें भी वो मेम्ब्रेन होती हैं, लेकिन वो एक पिकुलर मेम्ब्रेन है जो ग्रे कलर की होती है, और वो हमें पता चल जाता है कि ये है। फिर ज़ाहिर उसकी कंफर्मेशन हम कल्चर से करते हैं कि अगर वो बैक्टीरिया आइसोलेट हो गया तो कंफर्म हो जाता है, लेकिन वो मेम्ब्रेन डायग्नोस्टिक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, हमने जितने भी ये फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, इसके जो एक वर्जन्स है ना जिनको नाम दिया गया, जैसे कि कोविड था या और बहुत सारे, ये चिकनगुनिया है, इसमें भी आपकी बॉडी एक होता है ये सारा, और इसी तरह के और बहुत सारे जो जरासीम है, अल्टीमेटली इससे ये होता यही है, आपकी रनी नोज़ हो रही है, आपका गला ख़राब हो रहा है, ये नॉर्मली यही होता है। तो ये अब इसको, अब फ्लू की इतनी कैटेगरीज हो गई हैं, हम समझें कैसे? देखें, एक तो बीमारी है और एक बीमारी की निशानी है जी। तो हम निशानी जो होती है ना, फीवर जिसे कहते हैं ना, बुखार, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार तो सिर्फ अलामत है ना, वो बताता है आपको। हाँ, वो निशानी है, वो अलामत है कि जी आप बीमार हो गए हैं। अब बुखार टाइफाइड में भी हो रहा है, बुखार वायरल इन्फेक्शन में भी हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो रहा है, नमूनिया में भी हो रहा है, यूटीआई में भी हो रहा है, लेकिन वो फिर डॉक्टर का काम है उसको तशखीस करना उस मर्ज की कि वो किस वजह से बुखार हो रहा है। एक मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली होता ये कि लोग ना जब मौसम बदलता है या चीज़ें हो रही होती हैं, फ्लू का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो डोंट यू थिंक कि फ्लू के इंजेक्शंस जो आपकी अलामात हैं वो दबा देते हैं? तो आपको पता है इज टोटली डिफरेंट। देखें वो जो है, जैसे मतलब फ्लू का इंजेक्शन लगा हुआ भी हो तब भी आपको अगर बुखार हो रहा है तो आपको होगा। नहीं, कोरोना वायरस है ना, ऐसी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो उसके अगेंस्ट हम लगाते हैं फ्लू वैक्सीन ना। वो फ्लू वैक्सीन है, वो एक वायरस है, उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन देते हैं। फ्लू एक्चुअली जो है वो
हम कहते हैं कि उसकी वजह से वो सिम्टम्स आती हैं या निशानी आती है या वो अलामत आती है, वो बीमारी नहीं है। अच्छा। बीमारी तो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन दे रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो फ्लू है जिसका आप लोग समझते हैं कि शायद ये बीमारी है, बीमारी नहीं है। अच्छा। अभी आपने बताया कि फ्लू जो है डिप्थीरिया में भी हो रहा है, जी। कभी कभी जो है वायरल इन्फेक्शन में भी हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस में भी हो जाता है फ्लू। और ये बेसिकली फ्लू है क्या, जो आपकी म्यूकोजा है, एक लेयर होती है नाक के अंदर, जी, जी। इसमें इरिटेशन होती है। ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं ये हमारी नोज, थ्रोट, हर जगह मौजूद है, ऑलवेज रहते हैं ये। ठीक है। और इनकी नाली भी एक ही है ना, कि वो सारा एक आपको नाक में होता है तो गले में भी ये सारा एक पूरा सिस्टम है। ओरल सिस्टम है ना आपका, पूरा माउथ से लेके और स्टमक तक ये पूरा सिस्टम है। इसमें सारे जरासीम मौजूद होते हैं और जब भी आपकी मुदाफ़िती निज़ाम वीक होगा तो ये जरासीम आपके अंदर ब्लड में जाएंगे और इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये एक मुस्तकिल हमारी जंग रहती है, हमारी बॉडी लड़ती रहती है। ये जरासीम हमला करते रहते हैं और जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक निज़ाम है, दिफाई निज़ाम, उस दिफाई निज़ाम के थ्रू हम महफूज रहते हैं। लेकिन जब भी ये दिफाई निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। ये जो वैक्सीन है इस दिफाई निज़ाम को फास्ट करती है, तेज़ करती है, मजबूत करती है। और जैसे हम जो वैक्सीन लगाते हैं उस दिफाई निज़ाम को जो है वो उसके अंदर जो उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए लगाते हैं। सपोज डिप्थीरिया की वैक्सीन दी तो अब डिप्थीरिया एक ये कहना चाहिए कि एक जो है वो एक लेयर बना देती है जो हिफाजत लेयर कहते हैं आप उसको आसान लफ्जों में, या एक पुलिस कह दें कि एक पुलिस हाँ एक फौज एक खड़ी कर देती है, एक पुलिस खड़ी हो जाती है। अब सपोज अगर हमने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली तो कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं। डिप्थीरिया की वैक्सीन लगा ली तो हम डिप्थीरिया के अच्छा, आप मुझे बताएं कि डिप्थीरिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं तो इसकी रीजंस क्या हैं? क्या आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में इसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए इस वक्त जो है NICH के अंदर 25-30 केसेस मौजूद हैं और उन्होंने अपने एक वार्ड अलग कर दिया है, आइसोलेटेड कर दिया है और बहुत जो है एपिडेमिक हो गया है। यानी डिजीज़ तो मौजूद होती है लेकिन जब इसका आउटब्रेक आता है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं हम। और जैसे पैंडेमिक होता है पूरी दुनिया में फैलता है और जब जिस एरिया में फैलता है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। तो आजकल कराची में बहुत एपिडेमिक हुआ हुआ है और मुख्तलिफ एरिया से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमें केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उसकी जो है मोर्टिलिटी भी हमें नज़र आ रही है। जैसे आपने बताया था कि तकरीबन 100, बिल्कुल सही बताया था कि इतने केसेस हैं कि जो रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर साहब हम बात भी करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए आप हमारा प्रोग्राम। इसमें कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी चीज़ ज़रूर मिलेगी जिससे आप अपने बच्चों का और अपने घर वालों का कोई बेहतर तौर पर उनका ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब अब अगर आपने बच्चा देख लिया, उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो क्या किया जाता है? यानी कि ऐसा होता है कि फ़ौरन आप उसे एडमिट कर लेते हैं या उसको घर भेज देते हैं? डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना, उसकी एग्जामिनेशन हम करेंगे। अगर हम देखते हैं कि नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और उसकी सिम्टम्स हैं तो फिर हम उसको जो है वो मुझे बताएं वो चीज़ें क्या होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं जिसके ऊपर तो उसको हम कहेंगे कि हाइड्रेट करें, पानी ज़्यादा पिलाएं, उससे जो ग़िज़ा है उसको बेहतर करें, उसको अच्छी एंटीबायोटिक कवर हम देंगे जो उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया की होती है, इसमें एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, तो ये हम उसको दे देंगे और घर भेज देंगे। और उससे कह देंगे कि अगर नहीं बेहतर हो रहा हो तो फिर आप लेकर आ जाएं। कुछ निशानी है जैसे अगर स्वालन बढ़ जाती है, उससे खाया नहीं जा रहा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चा लिथार्जिक हो रहा है, तो उस सूरत में हम माँ को या जो पेरेंट्स होंगे उनको कहेंगे आप फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आइएगा, फिर घर पे ना रुकें। अगर बच्चा खा पी अच्छा रहा है तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है ये मेडिकेशन आप कंटिन्यू करें और फिर हमें 3 दिन 5 दिन के किस वक्त डिससेटिस्फाइड होता है कि नहीं देयर इज समथिंग फिशी? देखिए वो पता चल जाता है ना, हम क्लिनिकली जब उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाई ग्रेड फीवर है, वो बताएगी माँ कि खाया नहीं है, सुबह भी नहीं खाया, दोपहर में भी नहीं खाया, रात में भी इसने बहुत थोड़ा सा मैंने ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की। तो अब हम समझ गए कि ये बच्चा जब इसने जो है ये रिलैक्टेंट टू फीड हो गया है, ये खाना इसने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको हाइड्रेट भी करना है, इसको कैलोरीज भी देनी है, इसको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देनी है ताकि जल्द से जल्द इसका जो निज़ाम जो डिस्टर्ब हुआ है उसको हम स्टेबल करें। तो उस सूरत में फिर हम हॉस्पिटलाइज करेंगे उसको। और वो कौन सी क्रिटिकल कंडीशन आती है जिसके बाद मतलब जो बचने के चांसेस जो इतने रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो कौन सा लेवल क्या होता है? देखें उसमें तो फिर वही होता है कि उसको डिस्फेजिया हो जाए, वो निगला ना जाए, उसकी जो यहाँ सारा जो आपका गला है वो सूज जाए, बंद हो जाए, उसे बोला ना जाए। तो उसकी कोई तरीक़ाकार नहीं है कि अगर उस खाना उसको जा रहा हो ताकि वो स्वेलन जो है वो पहले अपनी जगह पे आ जाए?
तरीका है ना उसका, हम उसको आईवी फ्लू। डेथ पे कैसे चला जाता है, इतनी अमवात क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि जब कॉम्प्लिकेशन हो बढ़ जाती जाते है, हैं। जब कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो आ खान के अंदर भी कोरोना में लोग गए ना, बैंड पे चले गए फिर भी नहीं बचे, तो फिर वो इस तरह होता है कि वो इस हद तक स्प्रेड हो जाता है ब्लड के थ्रू कि वो आपके बहुत सारे मल्टी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है। अच्छा। और वो सेप्टिसीमिया वाली पिक्चर में चला जाता है। जब वो सेप्टिसीमिया वाली पिक्चर में चला जाता है तो फिर उसकी सर्वाइविंग चांसेस कम हो जाते हैं। तो यानी क्या वो एक उसको बीमारी एक होती बीमारी है, के बाद और नहीं देखिए बीमारियां? बीमारी होती है, बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है। एक बीमारी हुई, यानी सपोज किसी को डेंगू हुआ, आप कहते हैं ना डेंगू हो गया, डेंगू या कोरोना हुआ और पता ही नहीं चला, टेस्ट कराया पीसीआर पॉजिटिव आया और वो बंदा घूम फिर रहा है, और कोई 10 लीटर ऑक्सीजन पे गया और वेंटिलेटर पे चला गया। तो कोई बीमार हुआ लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, जस्ट सिम्टम्स आई, बहुत हल्की सी माइल्ड सी सिम्टम्स आई और वो रिकवर हो गया। और जो कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है तो वो एक बीमारी है ना, जो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करना हर जगह मुश्किल है। तो ये 10 to 30% वही होते हैं जो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोरोना हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, किसी भी बीमारी की कॉम्प्लिकेशन में आप चले गए तो फिर उसमें सर्वाइविंग रेट कम हो जाता है और उस हॉस्पिटलाइजेशन का जो दौरानिया है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी मैं अपनी पूरी कौम से कहूँगा एक बीमार हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो फ़ौरन आपका इलाज करेगा। तो कम से कम आप अर्ली उसकी डायग्नोसिस होगी, अर्ली उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, अर्ली उसको मैनेजमेंट मिल जाएगा तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अगर उसने डिले किया, कहते हैं ना देर कर दिया आने में, ये बड़ा मशहूर जुमला है, फिल्मों में भी सुना होगा, हमने ड्रामों में भी सुना होगा, आप पहले आ जाते। तो ये हकीकत है। वो हम पुलिस को भी यही कहते हैं कि पहले आ जाते हैं। तो अगर फिल्मों की बात करें तो जनाब डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। बड़े अच्छे तरीके से आपने इसके सिम्टम्स और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने लोगों को बताई और मुझे उम्मीद है कि लोग इससे काफ़ी हद तक अवेयर भी हुए होंगे। और बहुत सारी चीज़ें, हम सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, बच्चे चूँकि बड़े नाजुक होते हैं। जी बिल्कुल, आप मैसेज दीजिए। मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है डिप्थीरिया तो बच्चों में है ही, लेकिन हमारे यहाँ चिकनगुनिया भी फैला हुआ है, डेंगू भी फैला हुआ है, मेरे पास केसेस आ रहे हैं, डेंगू के भी आ रहे हैं और मलेरिया के भी आ रहे हैं। तो प्रिवेंशन, एहतियात, ठीक है, आप जो है मच्छरों से बचें, ठीक है, क्योंकि ये चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू ये मच्छरों से फैल रहा है। सब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मच्छरों को, वो एक ऐसी चीज़ें, हम कितने रिपेलेंट लगा लें, हम स्प्रे कर लें, हम चीज़ें लगा लें, जालियाँ लगा लें, अब बाहर तो निकलना है ना। आप नहीं, आप तो देखें एक तवक्कल अल्लाह, बिल्कुल देखिए तवक्कल अल्लाह क्या है अपनी जगह। वही आपकी बात आ गई, मैंने डॉक्टर पहले आप असबाब कह रहे हैं, के वक्त खत्म हो चुका है। मैं बिल्कुल अपने नाज़रीन को बता दूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये इस चीज़ को अपना जहन में रखें और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का इसी तरह से ख्याल रखें, कोशिश ज़रूर करें। पुराने ज़मानों में भी हमने देखा था कि लोग इनसे एहतियात करते थे, मच्छर हो गए या और बहुत सारे जरासीम होते हैं। जरासीम आते क्यों हैं? आप बद एहतियाती की वजह से आते हैं। और मैं अगर अब एक लिस्ट शुरू करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट आएगी खानों में भी। तो बहरहाल अपने बच्चों का ख्याल रखें और इस किस्म के कोई भी चीज़ आप देखें सिम्टम्स, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, सेल्फ मेडिकेशन पे ना जाएं, एहतियात करें, एहतियात ही इलाज से बेहतर है। तो जनाब प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ उज़्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।